नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और अब महाराष्ट्र की सियासत की हर नब्ज को जानने वाले एक बेहद खास मेहमान, एक खास शख्सियत हमारे साथ मंच पर मौजूद है, जो बिंदास बोलते हैं, बिना लाग लपेट बोलते हैं। जब बोलते हैं तो मातोश्री से लेकर 10 जनपद की राजनीति को समझने वाली कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं संजय निरुपम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां हो जाए। आप पहले कांग्रेसी थे, अब शिंदे जी की सेनानी आप कहलाते हैं। आपसे जब पिछली मर्तबा मैंने बात की थी तब आपने कहा था कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं। कुछ बदला है? पावर सेंटर अभी भी 5 है या कुछ और बढ़ गए हैं या घट गए हैं? कल तो एक पावर सेंटर दरवाजे के उस पार छोड़ दिया गया था। दरवाजे के उस पार से झांकता हुआ एक पावर सेंटर दिखा। बाद में देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी बार बार संविधान की बात करती है। कांग्रेस सर पार्टी, आप नाम लेकर बोलते हैं, बिना लाग लपेट बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार संविधान की बात करती है, बार बार जनतंत्र की बात करती है, लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास की बात करती है। सच यह है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है। जो हरियाणा में हुआ वो इसका बहुत बड़ा सबूत है। हरियाणा में अभी हाल में जब चुनाव हुए तो इस प्रकार से प्रचारित किया गया कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन वहां एक व्यक्ति को पूरा अधिकार दे दिया गया और उस व्यक्ति ने पूरा जो दिल्ली का जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, जनपद 10 जनपद और तुगलक रोड के आसपास वाला जो इकोसिस्टम है, वो सबको अपने जेब में रख लिया और उसने तय किया क्या करना है। और उसके खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी उसमें मुखर तौर पर शैलजा जी की प्रतिक्रिया आई और शैलजा जी भी मुस्कुरा के बगावत करती रही। कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी, कांग्रेस के तथाकथित हाईकमान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस विवाद को खत्म कर सके और कांग्रेस में एक डेमोक्रेटिक तरीके से कोई निर्णय आगे लेके जा सके। कहते हैं 72 सीटें एक व्यक्ति को दी गई और 72 सीटें एक दबाव में दी गई, 72 सीटें किसी प्रभाव में दी गई और उसका नतीजा यह हुआ कि भयंकर नुकसान कैसा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने एक दलित नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, बड़े शोर शराबे के साथ, और उस भाई ने भी खूब दलितवाद करना शुरू किया। कर सकते हैं, हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हरियाणा में जब रिजल्ट आते हैं तो उनका दलित प्रमुख ही हार जाता है। जिस संविधान के नाम पर वो पूरा एक दुष्प्रचार करते रहते हैं, फेक नैरेटिव चलाते रहते हैं कि ये दलितों को ऊपर अन्याय करने वाले, आरक्षण खत्म करने वाले, संविधान को खत्म करने वाले हैं, आखिरकार वो दलित समाज के लोग पूरी तरह से चिटक कर चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास। ये हरियाणा का नतीजा बताता है। तो कांग्रेस में मैं जो उस समय कह रहा था लोकसभा चुनाव के समय कि 5 सत्ता तंत्र हैं, 5 ताकत के केंद्र हैं, यहां पर शक्ति केंद्र हैं और 5 सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट की बात करने में लगे। आज भी वही हाल है, कभी किसी का पलड़ा भारी, कभी किसी का पलड़ा नीचे चला जाता है। महाराष्ट्र में कितने पावर सेंटर हैं? कौन सी पार्टी में? महाविकास आघाड़ी की। पहले चलिए कांग्रेस की बात करते हैं। जब बात कांग्रेस की चलिए, कांग्रेस के महाराष्ट्र के पावर सेंटर, मैंने सुना यहां पर भी बैलेंसिंग एक्ट ही चल रहा है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की ऐसी भयंकर दुर्गति हुई पड़ी है। जो महाविकास आघाड़ी है वो पिछले 125 घंटे से दिल्ली से लेकर मुंबई तक मीटिंग करती रही, चर्चाओं का दौर चलता रहा, किस सीटों के बंटवारे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो तीनों पार्टी के नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि हम तीनों ने मिलकर के 85 सीटें बांट ली, कुल मिला के 270 सीटें बांट ली। 85 प्लस 85 270 कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं तो मैथमेटिक्स का ऑनर्स का स्टूडेंट रहा हूं, ये कौन सा नया मैथमेटिक्स है? 3 85 मिलकर 270 कैसे हो सकते हैं? आगे जो उबाठा यूबीटी है उसके सिर्फ 15 एमएलए, शरद पवार जी के भी सिर्फ 15 एमएलए और कांग्रेस के 45 एमएलए हैं।
ये दोनों पार्टियां मिलकर 30 है और कांग्रेस 45 है, फिर भी बराबर का बंटवारा होता है। कांग्रेस पार्टी की दुर्गति है कि वो अपनी छोटी छोटी पार्टियों के साथ 85 सीट पर समझौता करके बैठी है। मुझे किसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनावों में कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से 2-3 सीटें दी जा रही हैं। अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, शर्त ये रख रहे हैं कि ये सब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। और मैंने सुना कांग्रेस ने हां कह दी है। अब इससे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की क्या हो सकती है? आने वाले दिनों में हो सकता है कि यूपीटी कांग्रेस को यह कहे कि साहब आप हमारे नए नए सिंबल मसाल पर लड़ लीजिए। तीनों पार्टियां एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को अरे तुरे कर रही हैं, एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, एक दूसरे के साथ षड्यंत्र रच रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही हैं। इस तरह से महाविकास आघाड़ी चल रहा है और कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही एक असहाय, एक निरुपाय व्यक्ति के तौर पर पूरा तमाशा देख रही है। लेकिन नाना पटोले इतनी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश को और बल मिले इसलिए थोराट साहब भी आ गए, तब भी बात नाना पटोले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आखिर की जो 3 मीटिंग हुई उस मीटिंग में उनको बुलाया नहीं गया। यह कांग्रेस में अध्यक्ष की हैसियत, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और संजय राउत ने जब चेन्नीथल्ला को फोन किया तो सारे मीडिया के सामने नाना पटोले के लिए सी वर्ड का इस्तेमाल किया, सबको सुना के। ये तो हाल है कांग्रेस पार्टी का। उस कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि महाविकास आघाड़ी के मंच पे खड़ा होकर बोले हम सबसे बड़े दल हैं, लोकसभा में हमारा बेहतरीन स्ट्राइक रेट था, हमको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। हिम्मत नहीं है। संजय राउत की बात आपने की, वो तो बड़े खुले एकदम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहते हैं कि मैं राहुल गांधी से बात करने वाला हूं, उद्धव जी ने राहुल गांधी से बात कर ली। तो सारी बातें स्टेट टू सेंटर वहां क्यों हो रही है? इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, दोनों का मुख्यालय, दोनों के अध्यक्ष रहते हैं दिल्ली में, तो गलत बात नहीं है। लेकिन उस व्यवस्था का दुरुपयोग करना, उस व्यवस्था के जरिए स्मूथनेस नहीं लाना बातचीत में, यह गलत है। आप दिल्ली जाके भी क्या कर लिए? दिल्ली के लोग भी आपको क्या वैल्यू दे रहे हैं? दिल्ली के लोग भी कितनी दखल दे पा रहे, कितना इंटरफेयर कर पा रहे? उनका इंटरवेंशन भी, उसका अर्थ क्या निकल रहा है? पहले एक होता था कि कांग्रेस का अध्यक्ष फोन उठा करके बोलते कि ये करना है तो सब सुनते थे। आज कोई वैल्यू नहीं है, आज तो दरवाजे के पीछे खड़े हैं। ये दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है? मुझे उनके प्रति बहुत सहानुभूति है, हमारे बहुत सीनियर हैं, बड़ा मन में सम्मान है उनके प्रति। अच्छा संजय जी, लेकिन महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, 2024 के चुनाव के नतीजों पर मैं थोड़ा लेकर आती हूं। राहुल गांधी ने जो मेहनत की, जो यात्राएं निकाली, जो लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, क्या उसका रिफ्लेक्शन था? देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में मैं भी गया था और बहुत जोर शोर से उस यात्रा को आयोजित किया गया था। मेरे ख्याल से 200-250 करोड़ रुपए उस पर खर्च भी किए गए थे। कोई गलत बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां अगर अपने उनके पास इतने संसाधन है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 4-4.5 हजार किलोमीटर चले, 3-4 महीने तक चले, पूरा देश नीचे से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक धांग करके पैदल गए, तो उसका असर तो यह होना चाहिए था कि सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए थी। अरे सर क्या बात करें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बन गए, हाँ 99 तक आ गए। यही तो मतलब इसमें एक विरोधाभास है। ये एक तरह का एक डाइकोटोमी है कि जिस पार्टी को लगातार 2 बार इस देश के लोगों ने हराया, उस पार्टी को कम से कम इतना बड़ा सपना देखना चाहिए था कि तीसरी बार सत्ता में आए। लेकिन तीसरी बार वो विरोधी पक्ष में आने के बाद ही खुश हैं, इस तरह से जश्न मना रहे जैसे सत्ता मिल गई। मतलब इस पार्टी ने सरकार में आने, सत्ता में आने का सपना देखना बंद कर दिया है। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, अवतार सिंह पास ने कहा। और मुझे लगता है कि इस पार्टी में अब छोटे छोटे हितों की पूर्ति के लिए इतना ज्यादा लोग लालायित हैं और इतना चिंतित हैं कि बड़े हित, सामाजिक हित, राष्ट्रीय हित या एक व्यापक हित की चिंता या उसकी ख्वाब देखना, उसका सपना देखना शायद कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया है, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनली इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि अब वो उस जगह तक जाने की हिम्मत नहीं रखते या जा नहीं पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी पर मैं एक और सवाल पूछ के फिर अगले विषय पर जाऊंगी, लेकिन आप उन्हें एज अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इमर्ज होते हुए देख रहे हैं? अभी कहना मुश्किल है। देखिए क्या होता है
सवाल ये नहीं है कि 15 दिन में एक दिन बाहर निकले और वेल प्रिपेयर्ड स्पीच देकर चले गए और स्पीच पे पूरा जोरदार हंगामा हुआ, तालियां बजी, खूब सोशल मीडिया पे वाहवाही हो गई। ये लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप होती है नियमित तौर पर एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, लोगों के बीच जाना, लोगों से संपर्क करना, लोगों से संवाद करना, लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना, उसको दूर करना, उसको समझने की कोशिश करना। कोई भी आदमी जन्मजात महान नहीं होता, कोई भी आदमी जन्मजात ज्ञानी नहीं होता, कोई भी आदमी जन्मजात नेता नहीं होता। इसकी एक प्रक्रिया, इसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के दौर से गुजरेंगे तो फिर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपको जनसंवाद मिलेगा, आपको लोगों का दुख दर्द समझने को मिलेगा और उसके बाद उसको आप दूर करने का प्रयत्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। वो जो प्रक्रिया है, माफ करिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू राहुल जी, वो प्रक्रिया इज मिसिंग, वो नहीं है। अभी भी सीख रहे हैं? नहीं है वो। सीखने में कोई गलत नहीं है, सीखना तो इंसान का धर्म है। मैंने तो बाला साहब जी के साथ काम किया। बाला साहब जी 65 की उम्र में मुझे फोन करते थे कि मैंने फला फला वर्ड अभी हिंदी में सुना एक टीवी पे, इसका मतलब क्या, जल्दी बता मेरे को। उस उम्र में सीखते थे। सीखना पाप नहीं है और इंसान को हर घड़ी तक सीखते रहना चाहिए, आखिरी दम तक सीखना चाहिए। लेकिन सीखेगा वो, लेकिन वो सीख भी रहे हैं क्या? जो कुछ चल रहा है कि किसी कारपेंटर के यहां जाके बना रहे हैं, कहीं पे जाके मछली बना रहे हैं, कहीं पे जाके मटन बना रहे हैं, ये सब तो यूट्यूब चैनल चल रहा है। जन सामान्य का दर्शन, अब जाके आप खेती कर रहे हैं, एक दिन के लिए खेती करके आ गए। खेती करने से ज्यादा जरूरी है कि किसानों के दर्द को समझा जाए, उसको दूर किया जाए। ठीक है सर। आपने कहा कि छोटे छोटे हितों को लेकर इस वक्त महाविकास आघाड़ी आपस में रस्साकशी में फंसी हुई है। बात उद्धव ठाकरे जी की कर लेते हैं, वो भी तो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना। उनका तो इतना बड़ा, मतलब उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। 2019 में उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे और अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा साहब हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। अब क्या कहा था क्या नहीं कहा था वो दोनों जाने, लेकिन आखिरकार उद्धव जी ने एकदम सार्वजनिक रूप से खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 25 साल पुरानी जो उनकी एक युति थी, जो उनका गठबंधन था बीजेपी के साथ, उसको तोड़ के कांग्रेस के पास चले गए। उस कांग्रेस के पास चले गए जिसको बाला साहब जी ने कहा था कि ये पाजी लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। उनके भाषण है, उनके यूट्यूब चैनल पे आप भाषण देख लीजिए। जिस कांग्रेस से बाला साहब जी ने ताउम्र नफरत की, उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं उद्धव जी जाके। क्यों? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था और बाद में 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर जो भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका निभाने में फेल हो जाते हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे आपके चैनल पे कि उन्होंने बहुत काम किया। 2.5 साल में सिर्फ 2.5 दिन गए थे वो मंत्रालय। वर्षा बंगले का दरवाजा बंद रहता था, किसी से मिलना नहीं। यह उनका सौभाग्य था कि कोविड आया था, वरना बुनियादी तौर पर इतने लेजी आदमी के कहीं जाते ही नहीं पूरे। लेकिन 2.5 साल में वो सिर्फ फेसबुक पे लोगों से बात करते रहे। 2.5 साल में लोगों के बीच जो जाकर संवाद करने का कार्यक्रम होता है, उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके तो हेल्थ इश्यूज भी थे ना सर? हेल्थ इश्यूज है, मैं उसके प्रति बहुत एक मेरे मन में सहानुभूति है, आदर है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत यह है कि आपको एनी टाइम अवेलेबल रहना पड़ेगा। लेकिन सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपसे भी कोई पूछे, आप भी तो बाला साहेब के साथ थे लेकिन कांग्रेस पार्टी में गए ना। अब ठाकरे जी का मन बदल गया तो क्या बुरा हो गया? मेरा कांग्रेस में जाना और इनका पूरी पार्टी लेकर के कांग्रेस में जाना, दोनों को कम से कम तुलना मत करिए, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी मैं जो बात कह रहा था कि मुख्यमंत्री बनने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। उसके लिए आपको हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। उद्धव जी सिर्फ फेसबुक पे अवेलेबल रहे। उनके नसीब से कोविड था, अगर कोविड नहीं होता तो भी वो फेसबुक ही करते, ऑनलाइन ही करते रहते। उसकी वजह से आज नतीजा यह हुआ कि अब जब 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि फिर से उनको मुख्यमंत्री का चेहरा करके घोषित किया जाए। और वो दिल्ली गए, कांग्रेस के नेताओं के साथ के पास गए, सोनिया जी के पास गए, खड़गे जी के पास गए, राहुल जी के पास गए कि मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाओ, मैं एमबीए के लिए। लेकिन उनके सहयोगियों को भी उन पर विश्वास नहीं हुआ और आखिरकार आज एमबीए का कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। यह उनका विषय है।
अब रह गई मेरी बात, अगर उस पर कभी आप करना चाहेंगे तो मैं उस पर भी विस्तार से बता दूंगा कि मैं किन परिस्थितियों में शिवसेना छोड़ के कांग्रेस में गया था, आखिर कौन से कारण थे, बताया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता आपके पास इतना वक्त होगा या मौजूद टाइम है, या वो मौजूद टाइम नहीं है। मैं ठाकरे जी पर ही बात कर लेती हूँ। हाँ। लेकिन वो जो सिंपैथी फैक्टर है, क्या वो उनके साथ नहीं जाएगा? उनकी पार्टी टूट गई, उनका चुनाव चिन्ह चला गया। आप 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों का विश्लेषण कर लें, आपको दिखेगा कि अगर कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट उनको नहीं मिलता तो उनके एक भी एमपी चुन के नहीं आते। आज हालात यह है कि जो शिवसेना बाला साहब जी के नेतृत्व में हिंदुत्व के आधार पर लोगों से वोट मांगती थी, आज उस शिवसेना यूबीटी के प्रमुख जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो बाला साहब की तरह हिंदू माता बहने कहने में शर्माते हैं। आज उन्होंने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी है। आज वो वक्फ बोर्ड में जो सुधार का कार्यक्रम शुरू कर रही है केंद्र सरकार, उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए। जब उन्होंने कहा, एक बार संजय राउत ने कहा कि भाई एकनाथ शिंदे जी को अपनी पार्टी का जो दशहरा रैली है वो अहमदाबाद में करना चाहिए, गुजरात में करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, और आपको अपनी जो दशहरा रैली है वो भिंडी बाजार में करना चाहिए, क्योंकि आपका वोटर वहीं रह गया है, उसके अलावा कोई वोट नहीं है उनके पास। जो कैडर वाला वोट आप कहते हैं ना, दैट वोट इज मिसिंग नाउ, वो पूरा बिखर गया वोट। ये मैं आपको विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूं। अच्छा, चर्चा तो ये भी हुई कि उद्धव ठाकरे जी की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हुई। मुझे नहीं मालूम, इस तरह के जब चुनाव के टाइम आते हैं इस तरह की अफवाहें लोग खुद भी उड़ाते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि वो कांग्रेस के ऊपर दबाव डालने के लिए इस प्रकार की अफवाह उन्हें खुद ही उड़ा दी थी, क्योंकि मैंने बीजेपी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। तो बीजेपी तो कांग्रेस के लोग थोड़ा घबरा जाएं कि भाई ये कहीं भाग सकते हैं, इसलिए जो मांग रहे हैं दे दो। हो सकता है अफवाह उड़ाई गई हो, और शायद उनकी तरफ से उड़ाई गई हो, जिससे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नहीं मतलब उनको ज्यादा, कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा कंसीड करे उनके लिए सीटें, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब। तो यही तो देखिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए एक वर्षों पुराना गठबंधन तोड़ के जाता है, आज कांग्रेस पार्टी उसको मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनने दे रही है। मतलब आपने पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, और वो भी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एमबीए में जो लोग लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, आखिरकार इनको विरोधी पक्ष का नेता तय करना पड़ेगा। 23 नवंबर को जब मशीनें खुलेंगी तो नतीजे ऐसे आएंगे कि ये एमबीए के तीनों नेता बैठ के तय करेंगे कि अब विरोधी पक्ष का नेता कौन होगा हमारा, ये तय कर लो। लेकिन विवाद कहां नहीं होते? महायुति में भी तो विवाद थे, वरना पोस्टर्स अलग अलग क्यों छपते? कौन से पोस्टर? जब एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी का एनकाउंटर होता है तो फडणवीस जी के पोस्टर अलग लगते हैं, शिंदे जी के पोस्टर अलग लगते हैं। नहीं, सबसे पहले हमारे बच्चियों के साथ जिसने दुर्व्यवहार किया उसको टीका चंदन तो लगाया नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन उसने जिस प्रकार की हरकत की वहां पर कानूनी प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं, उसको पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया। अब इनकाउंटर के बाद अगर दोनों तीनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से उस चीज के ऊपर अपना एक भाष्य करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई ऐतराज। वह महाराष्ट्र पुलिस का एक फैसला, सीएम के अखबारों में पोस्टर आए और फडणवीस जी के पूरे शहर में पोस्टर लग जाएं। नहीं, देखो फडणवीस जी तो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो महाराष्ट्र पुलिस का कोई भी फैसला या कोई भी निर्णय या कोई भी एक्शन निश्चित तौर पर होम मिनिस्टर का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है तो हर फैसले की जो जवाबदारी है अंतिम तौर पर वो मुख्यमंत्री के ऊपर रहती है। कोई मतभेद नहीं है, ये जबरदस्ती मतभेद क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ना मतभेद ना मन का भेद, कुछ नहीं है, ना मन का भेद है ना मतभेद है। पूरी महायुति का कामकाज इस पे स्मूथली चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे लोगों ने कई दौर की, हमारी भी मीटिंग हुई, दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई, लेकिन कभी किसी ने उल्टी सीधी बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं, कभी किसी ने एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाया, कभी किसी एक दूसरे पर षड्यंत्र करने का आरोप नहीं लगाया। ये एक कल्चर्ड और सिविलाइज तरीके की एक वो चला, डेलिब्रेशन चल रहा है। और जब तीन पार्टियां होती हैं तो निश्चित तौर पर कुछ मीटिंग करनी पड़ेगी। तीनों पार्टियों के अपने अपने कार्यकर्ता हैं, तीनों पार्टियों के अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, और कुछ गलत बात नहीं इसमें।
सभी नेता, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, इसमें गलत थोड़ी है। लेकिन अंततः जब सीटों का बंटवारा होगा तो किसी न किसी दो पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो चुनाव लड़ने का हक है, वो हक निश्चित तौर पर रोका जाएगा। नहीं, लेकिन नाना पटोले तो ये कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही ये है कि पहले अपने साथ छोटी पार्टियों को मिलाती है, फिर उन पार्टियों को तोड़ती है, फिर उनके सारे विधायक अपने कर लेती है, फिर खुद ही बड़े भाई बन जाती है। अब देखो, मैं तो हूं शिवसेना का प्रवक्ता करके आपके सामने यहां पर उपस्थित हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना अवश्य बोलूंगा कि जो आरोप ने बीजेपी पे लगाया है, उन आरोपों के ऊपर साक्ष्य के साथ यह साबित किया जा सकता है कि कांग्रेस का चरित्र बुनियादी तौर पर यही है। कांग्रेस पिछले 70 वर्षों में अपने साथ की पार्टियों को कैसे खत्म करती गई है, और खत्म ही नहीं करती, कई बार विलय कर लेती है, निगल जाती है पूरी पार्टी को। इसके भी साक्ष्य पूरे 70 साल के इतिहास में भरे पड़े हैं। तो नाना पटोले कम से कम जो उनकी पार्टी और उनका जो चरित्र है और किरदार है, उसके ऊपर उसको छुपाने का प्रयत्न ना करें। बात एनसीपी की भी कर लेते हैं। जो हाल शिवसेना का है वही हाल एनसीपी का भी है। वहां पर भी दो गुट है, वहां पर भी दो धड़े हैं, और समस्या यह है कि विचारधारा में दोनों अलग अलग भी नहीं है क्या? शरद पवार और अजीत पवार। हाँ, नहीं, अजीत पवार एक मतलब कह सकते कि स्प्लिंटर ग्रुप हैं। वो एनसीपी तोड़ करके निकले, अपने साथ 51 एमएलए लेकर निकले, इस समय हमारे साथ है, महायुति के साथ है। तो दोनों पार्टियों की बुनियादी विचारधारा तो वही है। अब शरद पवार जी की जो बुनियादी विचारधारा थे, वो तो ये था कि एक विदेशी महिला का आधिपत्य हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस नाम दिया। यह दूसरी बात है कि 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस बनती है इसी मुद्दे के ऊपर कि भाई सोनिया गांधी के कामकाज के तरीके से हम नाराज हैं, एक विदेशी मूल की नागरिक हम पर राज करे, हमको पसंद नहीं, इसलिए हम अपनी नई पार्टी बनाते हैं और हम राष्ट्रवादी हैं, पर राष्ट्रवादी नहीं है। और उसके कुछ महीने बाद उसी पार्टी के साथ वो सरकार बना लेते हैं। तो शरद पवार जी की बुनियादी तौर पर क्या विचारधारा है, इसका अगर हम शोध करने जाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग नहीं पकड़ पाए उनकी बुनियादी विचारधारा कि कैसे सत्ता में वापस आया जाए। और इसी चक्कर में 2019 में शिवसेना को बरगला करके कांग्रेस के साथ लेके आए, उस चक्कर में शिवसेना भी निपट गई और एनसीपी भी निपट गई। इतने दिग्गज नेता हैं, उनकी मन की बात बड़े बड़े नहीं जान पाते हैं, वो कैसे अपने भतीजे की बात नहीं जान पाए? अब ये तो उनसे पूछिए। ये बात सही है कि शरद पवार एक बहुत ही ज्ञानी राजनेता है, और उनके पास जो आज हिंदुस्तान में जो अनुभव है राजनीति का, वो राजकारण का, वो निश्चित तौर पर शायद सबसे ज्यादा है। 1978 में तो मुख्यमंत्री बन गए थे, और 1978 से पहले मेरे ख्याल से 60 के आखिरी दिनों में, 60 के दशक के आखिरी दिनों में वो विधायक बन गए थे। तो निश्चित तौर पर उनका जो पूरा एक काम करने का स्पैन देखेंगे वो बहुत बड़ा है, बहुत विराट है। और जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ने और जोड़ तोड़ की राजनीति करने और किसको फोड़ के किधर लेके जाना है, इस सब मामले में तो पीएचडी है वो, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे में उनका जो भतीजा था शायद उनसे बड़ा होशियार निकला। ऐसे में अगर वो, आपने सवाल ये किया कि अजीत पवार जी जो कर रहे थे उनको कैसे नहीं पता चला, हो सकता है अजीत पवार जी ने उनसे ही सीख करके गुरु गुड़ रह गया और चला शक्कर बन गया होगा, ये हो सकता है। मन में तो उनके भी है कि वो भी मुख्यमंत्री बने, किसके मन में नहीं होता? 4 बार तो बन चुके हैं। अगर 5वीं बार बनने, अंतराल के लिए मैं अजीत जी की बात कर रही हूँ, अजीत पवार की बात कर रही हूँ। अजीत पवार जी ने एक बात कही कि मैं जब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखता हूं मैं उप मुख्यमंत्री बन जाता हूं। बेचारा खुद बोले और बड़ा कैंडिडेटली बोले। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका सुन करके। बोला पूरे देश में एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड अजीत दादा ने बनाया उप मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन उनके मन में अगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है तो कोई गलत नहीं है। अगर उनकी महत्वाकांक्षा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। ईश्वर करे उनको कभी मौका मिले। ये स्वागत तो बीजेपी करे तब बात बने, शिंदे जी भी करे तब बात बने। अब बीजेपी को तो सिखला नहीं सकता, कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर तो स्वागत करूं। अच्छा, अब महाराष्ट्र में आप सरकार तो यही कहेंगे कि महायुति की बन रही है, लेकिन सीट के लिहाज से पूछूं तो क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महायुति में सबसे बड़ा दल है
और निश्चित तो 100 से ज्यादा उनके पास विधायक है, तो सबसे बड़ा हिस्सा तो भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। हम यूबीटी और शरद पवार जी की पार्टी की तरह नहीं है कि उनको काट करके 85 पे ले आए, बराबर के दर्जे पे ले आए। बड़ी पार्टी है, बड़ा हिस्सा उनको मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी शिवसेना है, उसको हिस्सा मिलना चाहिए। और तीसरी बड़ी पार्टी हमारे पास जो अजीत दादा की पार्टी है। तो तीनों को उस रेशियो में नंबर ऑफ सीट्स मिल रहे हैं। और टोटल नंबर भी आज शाम तक, अभी रात तक पता चल जाएगा, सवेरे तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी दिल्ली में मीटिंग खत्म हुई है और इसी मुद्दे पे संभवतः मीटिंग थी। नहीं, एक आंकड़ा कोई जो आप बहुमत के ऊपर कितना जाएंगे? हम लोग मतलब सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार के देखिए, निश्चित तौर पर सरकार बनाने के लिए 144 एमएलए चाहिए। महायुति के पास 144 से ज्यादा एमएलए आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ यहां पे कह सकता हूं सभी के सामने। अभी चुनाव से पहले चर्चा हो रही है संजय निरुपम जी से 144 से ऊपर आंकड़ा जाएगा, ये इनका दावा है। अब चुनाव के बाद जिस दिन नतीजों का दिन होगा उस दिन फिर आपसे बात, बिल्कुल हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।